हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 ग्रेविटेशन, और इसके अंदर लेकर के आ गए एक बहुत ही शानदार, हल्का सा लंबा नाम है इसका, लेकिन टॉपिक बड़ा सिंपल है। नाम क्या है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है सर? उसको छोटे वाले जी से कहते हैं रिप्रेजेंट, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और अप्रोक्सीमेटली कभी कभी न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चल देते हैं। अगर कभी बोल दिया ना कि 9.8 लेके चलो तो लोग सोचते हैं अरे यार अब न्यूमेरिकल टफ हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से। तो ये जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है सरफेस ऑफ अर्थ या उसके आसपास। ठीक है, अगर आप उससे ना काफी, अगर आप अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर चले जाएंगे, बहुत किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर आप अर्थ के सरफेस के नीचे भी आ जाओगे ना तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो जाती है। आई आपको ये वाली बात समझ में? जी सर। तो मैक्सिमम कहां पर है? सरफेस पर है। ऊपर जाओगे तो भी कम, नीचे जाओगे तो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो वेरिएशन है वो कितनी वैल्यू कितने हाइट पे आने वाली है जी की, ये सब चीजें, कितनी वैल्यू जी की कितने डेप्थ पर आने वाली है, ये सारी चीजें हम यहां पे डिराइव भी करेंगे और एक न्यूमेरिकल के तहत उसको समझेंगे भी। ठीक है, आ गया ऑब्जेक्टिव, क्लियर हो गया पूरे वीडियो का। अच्छा, इसका एक छोटा नाम भी होता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो आप समझ गए कि बेसिकली क्या है, जी की वैल्यू वेरी हो रही है, तो इस लेक्चर का नाम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, तो अब एक काम करेंगे, बिना समय लगाए लेके चलते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, हर प्लैनेट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। पहली बात तो होता है मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है, कभी कभी लिखते हैं साइज ऑफ द प्लैनेट, बेसिकली मतलब क्या होता है उसका कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब जरा गौर करें सर, कैसे, कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है क्या जो बताता हो हमें कि छोटे वाले जी की वैल्यू जो है वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो मैं आपको जरा ना एक बार छोटे वाले जी की वैल्यू का जो पूरा बेसिक फंडा है ना वो एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अपने पास अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ का जो पूरा मास होगा ना वो होगा उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अर्थ का जो पूरा मास होगा वो होगा उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो अर्थ के मास को अपन बोल देंगे कैपिटल एम। चलेगा आपको? यस सर, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अब देख क्या होता है ना, अगर अपन अर्थ के सरफेस की बात करें, कहाँ की बात करेंगे सर अपन? अगर हम बात करते हैं आपसे अर्थ के सरफेस की, ठीक है, ये अपने पास अर्थ का सरफेस है, तो हम अभी आपसे बात करने वाले हैं अर्थ के सरफेस की। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना इन बातों पे। तो जैसे मान लीजिए ये दूरी कितनी है सर? ये वाली दूरी को अपन मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, बोले तो कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ बोले तो अपन इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। अब जैसे मान ले कि मुझे निकालना है कि यार सरफेस पे अगर एक पॉइंट है ना, अर्थ के सरफेस पर अगर एक पॉइंट है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, जरा मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, ये जो मैंने बड़ा वाला एम लिया है ना, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अभी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब अगर अर्थ के सरफेस पर मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ठीक है, जिसका मास मैं मान लेता हूं सर स्मॉल एम। ठीक है, तो यहां पे दो तरह की चीजें आ चुकी हैं, तो पहले मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं, एम इज द मास ऑफ द अर्थ।
अभी तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो पहले अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा मास ऑफ द प्लैनेट, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, तो एक मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अगर छोटे वाले एम की बात करेंगे तो दिस इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अपन लेकर के चल रहे हैं, उसका मास अपन ने ले लिया, तो छोटा वाला एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो फंडे आपके दिमाग में क्लियर हो चुके हैं। अब आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट फॉर श्योर, ठीक। अब मुझे निकालना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, क्या उसका एक्सप्रेशन होगा। तो ये लिख दिया मैंने, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और ये जो प्लैनेट है वो बेसिकली अर्थ है, ये जो प्लैनेट है वो बेसिकली क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? G m1m2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? यस सर। अगर आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि भाई जाकर के देखो, क्या कर रहे हो यार। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसके अनुसार सर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर बातों पे गौर किया जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 बाय आर का स्क्वायर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, अपने दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, G m1m2 बाय आर का स्क्वायर। तो अपन लिख देंगे F इज इक्वल्स टू G मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? R, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो R का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है जिसको अपन कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा दूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मी, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू यू। अगर किसी बॉडी पे अर्थ ने फोर्स अप्लाई कर दिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ को ही तो ग्रेविटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन एंड स्पेसिफिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो जरा फोकस करें। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला सर, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट टू ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो मास मेरा कंसिडर नहीं किया जाएगा, मास कंसिडर करेंगे किसका? फुटबॉल का। आया समझ की नहीं आया? ठीक है। तो जिस बॉडी पे फोर्सेस लगते हैं उस बॉडी का मास कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये छोटे से बॉडी जिसका मास छोटा सा है, उसके ऊपर लग गया फोर्स, तो उसका मास करेंगे अपन कंसिडर। अब जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसी को अपन कहते हैं छोटा वाला जी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब जैसे इन दो खूबसूरत सी चीजों को हम इक्वेट करेंगे जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, जैसे हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे सामने क्या चीजें उभर करके आ जाएंगी? mg इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कट 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 हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा सर छोटा वाला g, और ये क्या आ जाएगा सर? जी एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, जिसमें m होता है मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अब एक बात मुझे सुनते हुए चलना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? तो पहली चीज तो लिखा हुआ था कि मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी सर? मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करेगी। तो बिल्कुल सर, ये जी की वैल्यू में आ गया मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अब जरा गौर करना मेरी बात पे अच्छे से। मैं ये छोटे वाले पॉइंट मास को मैं अर्थ के सरफेस से कितना भी ऊपर लेके चले जाऊं या मैं अर्थ के सरफेस से कितना भी नीचे लेकर के आ जाऊं, ठीक है, क्या मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट चेंज होगा? नहीं सर, वो चीजें इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये 2 ग्राम के मास को मैं कितना भी ऊपर लेके चले जाऊं या कितना भी नीचे लेके चले जाऊं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। अब तुम ये सोच सकते हो कि सर जब ये अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ का मास प्लस 2 ग्राम होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर ले गए तो ये 2 ग्राम माइनस कर देना। अरे भाई, इसका अर्थ का जो मास है ना अर्थ का, वो है 6 × 10⁻²4, ठीक है। अब इतने सारे में अगर तुम 2 ग्राम को ऐड कर लोगे, क्या फायदा है, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात समझे, इसको मैं कितना भी ऊपर लेके चले जाऊं या कितना भी नीचे लेके आ जाऊं, मास ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन आर जो है ना, आप इसको समझ सकते हैं कि दिस इज द रेडियस, ठीक है, लेकिन अर्थ के सरफेस के आसपास। अब मेरी बात समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इस टर्म को चेंज करने वाला हूं, ठीक है। अगर अर्थ के आसपास खेलूंगा तो ऑब्वियसली ये जो दोनों मासेस की दूरियां हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास ही आने वाली है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को बहुत 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 ज्यादा ऊपर लेके चले जाऊं, ठीक है, इसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, अगर मैं इस बॉडी को 10,000 किलोमीटर ऊपर लेके चले जाऊंगा तो फिर तो ये अर्थ के सरफेस के पास नहीं है, ठीक है।
उस कंडीशन में आर क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के सेंटर ऑफ दैट पॉइंट मास तक की दूरी, ठीक है, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अब इसको चेंज कर देता हूं और लिख देता हूं कि आर इज नॉट टू बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बेसिकली, ठीक है। ये पॉइंट मास को काफी ऊपर लेकर के भी जाया जा सकता है, तो अपन आर को वी विल नॉट टेक इट एज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। आर को अपन ले लेंगे क्या ले लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, ठीक है। आया समझ की नहीं, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ एनी अदर बॉडीज, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं आर इज द डिस्टेंस, r is the distance between center of earth, r is the distance between center of earth and the body, r is the distance between center of earth and the point mass body। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। ये वाला फंडा समझ में आ गया? इसको देख के लग रहा है कि हाँ सर, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक दफा आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर कहानी में आपको लेके चलते हैं आगे। चले भाई, बढ़िया, पक्का ये चीज नोट कर ली, ऐसा नोट कर लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो मास ऑफ द प्लैनेट, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। आप बोल लीजिए जब तक आपका जो दूसरा वाला बॉडी है ना, वो अर्थ के सरफेस के पास पास ही घूम रहा है तब तक, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेकर के चले जाओगे, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, उस दूरी पर डिपेंड करेगा छोटे वाले जी की वैल्यू। ये वाली बात समझ में आ गई? तो अर्थ के सरफेस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, लेकिन ओनली अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, फॉर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के आसपास अगर चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से बैठ गया होगा। यस सर, बैठ गया, ठीक है। चले फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते। अब देख क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देयर विल बी अ वेरिएशन इफ इट इज इवैल्यूएटेड एट अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाओगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो अगर आप किसी बॉडी को हाइट पर लेकर के चले जाते हो, तब उसकी वैल्यू में अगर वेरिएशन आ जाए जी की वैल्यू में, तब जाकर उसको आप कहते हैं कि दिस इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। एक छोटा सा, बहुत ही नाजुक सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इफ यू आर डीलिंग विथ अर्थ, ठीक है। यस सर, अर्थ से अपन डील कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थ का ये रहने वाला है सेंटर, और सर ये रहने वाला है अर्थ का रेडियस। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं सरफेस पे निकालता हूं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा सर जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन, यहाँ पे दूरियां कितनी है, आर, तो आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, एच हाइट ऊपर चला गया, ठीक है। मान लिया अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं एच हाइट जो है ना वो ऊपर चले आता हूं, अब जब मैं यहां पे निकालता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये जी डैश हो जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होने वाली है। सर क्यों चेंज होने वाली है? बिकॉज बेसिकली अभी ये जी मास ऑफ द प्लैनेट तो रहेगा। देखो कैपिटल जी क्या होता है? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है। अब जब मैं पॉइंट को ऊपर लेकर के चला गया तो अर्थ के मास पे फर्क पड़ा गया? सर कोई फर्क नहीं पड़ा अर्थ के मास पे। लेकिन अब जो दूरियां है ना सर, वो दूरियां चेंज हो चुकी हैं। इस दफा जो दूरियां हो जाएंगी ना सर, वो r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएंगी, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बैठ पा रही है सही से? यस सर, एब्सोल्युटली बैठ पा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाओगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला गाना मत गाते हुए चलना। ज्यादा हाइट पे जाओगे वैल्यूज की चेंज हो जाएगी एंड दैट टू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना ये जरूरी है कि जी डैश मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इज बेसिकली लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला
फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। ठीक है, चलो बढ़िया, अब आ जाओ आगे। तो देयर विल बी अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ इट इज इवैल्यूएटेड एट अ सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आओ जरा आपको वापस लेके चले उसी कहानी पे। अर्थ ले लिया, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जब हमने निकाला ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो हम जानते हैं वो कैसे निकलती है। g इज इक्वल टू क्या आता है सर? जी एम ओवर आता है सर r का स्क्वायर। ठीक है, एब्सोल्युटली दिस इज द रेडियस। ठीक है, ये है इसका रेडियस। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं d डेप्थ नीचे आ रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं d डेप्थ नीचे आ रहा हूँ। तो जब मैं d डेप्थ नीचे आ गया, तो अब जब मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो g डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये अब हो जाएगा g डैश। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना। ये हो जाएगा सर जी एम अपॉन नीचे क्या होगा सर? डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, देखो ये पूरा होता तो r होता, r में से d को हटा दो तो कितना बचेगा? r माइनस डी बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये r माइनस डी का होल स्क्वायर। आया समझ के नहीं आया? यस सर, आ गया समझ में। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी बात तुमको मैं और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या होता है, जब तुम नीचे की तरफ आ जाओगे ना, जब तुम डेप्थ में आ जाओगे ना, तो अर्थ का जो मास है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा जो छोड़ा है तुम वो गलियां, उस मास को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। जब आप नीचे की तरफ आ गए ना, तो ये आपके पास रहेगा मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो अर्थ का, वो अप्लाई करेगा फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर, और इसका जो मास है वो पूरे अर्थ के मास से कम होने वाला है, इसको बोल देंगे m डैश। तो यहां पर भी जब आप g डैश निकालोगे ना बेटा, तो यहां पर भी g डैश इज लेस देन g। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाइए या फिर आप अर्थ के सरफेस के नीचे आइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दोनों ही जगह पर रिड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख दूं कि देयर विल बी अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ इट इज इवैल्यूएटेड एट अ सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस अगर नीचे की तरफ जाओगे ना, तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये इसके जो की फीचर्स थे, जो की पॉइंट्स थे, वो करवा दिया, और इसी लेक्चर के अंदर प्रॉपर डेरिवेशन भी करवाने वाला हूं। इत्मीनान से, आराम से, हल्के हल्के में चलते हुए रहना। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है। ठीक है, अब जरा इस बात को भी अपन नोट कर ही लें कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस तो होती है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या लिखा है सर? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस इवन इफ यू गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। मतलब हाइट पे जाओ या डेप्थ में जाओ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी इवन इफ यू गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेरे ख्याल से ये वाली बात आप लोगों के दिमाग में, जहन में बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गई होगी। तो मैं चाहूंगा आप इस शानदार सी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पूरा फंडा क्लियर? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें, ओके सर। अब देखिए, अब आता है मैटर कि कैसे निकलेगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आप बहुत हाइट पे चले जाओगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है चेंज, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है सर, अभी ये अपने पास बेसिक डायग्राम है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है, सरफेस पे निकालूंगा जी आएगा, ऊपर चले जाऊंगा तो अब क्या जी डैश हो जाएगा। तो अब निकालना है कि जी डैश कैसे निकलेगा बेसिकली। तो अब उसका अपन पूरा शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो भाई साहब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। वेरिएशन नोट करते हुए चलना अच्छे से मेरे साथ साथ। ठीक है, एकदम इत्मीनान से बताऊंगा हर एक चीज को क्लियर करते हुए। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। उसके बाद फिर डेप्थ वाला भी करवा दूंगा, बेफिक्र रहना। अच्छा, हाइट वाले में ना दो केसेस होते हैं। ठीक है,
सर क्या होते हैं वो दो केसेस। एक तो केस ये होता है कि जो हाइट है ना वो अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल है। इसका मतलब क्या कि जैसे मान ले कि मैं बोलता हूं कि यार अभी अपन जो है मान लेते हैं कि हम अभी खड़े हुए हैं बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, ठीक है। हम कहां पे खड़े हैं? ऑफिस के 3rd फ्लोर पे खड़े हैं। तो अब जैसे मान लो कि अर्थ के सेंटर से अर्थ का सरफेस कितनी दूरी पे पड़ता है? फिर से बोल देता हूं, अर्थ के सेंटर से अर्थ का सरफेस पड़ता है 6400 किलोमीटर की दूरी पे। अब उसमें तुम 10-12 मीटर ऐड कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये जो हाइट है ना 10-12 मीटर की, दिस इज बेसिकली नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। कहां रेडियस ऑफ अर्थ के सामने कहां ये 10-12 मीटर कुछ काम का है, ठीक है। लेकिन मैं तो इस वाले केस में हाइट इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी को ना बहुत ऊपर ले आता हूं, मतलब मान ले 400 किलोमीटर ऊपर, तो नाउ दिस 400 किलोमीटर इज ऑब्वियसली कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं जब h कंपेरेबल हो, फिर उसके बाद जब h कंपेरेबल ना हो, ठीक है। चले तो अपन पहले आते हैं इसके प्रॉपर फुल फ्लेज डायग्राम के ऊपर। यस सर, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सेंटर से देखना, ये दूरी किसके बराबर है? माफ कीजिए, ये दूरी है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। जब सरफेस पे अपन निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो वो तो मतलब सिर्फ जी लेके चलना पड़ेगा और क्या, ठीक है। वो तो अपन सिर्फ क्या लेके चलेंगे सर? जी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ उस चीज को, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये रहेगा सर G इज इक्वल टू GM/r का स्क्वायर। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं का यहीं लिख दूँ, है ना, वो बेहतरीन रहता है। तो इसको अपन मान, अच्छा एक सेकेंड और, अब अपन h हाइट ऊपर चले जाएं। यस सर, बिल्कुल चले जाते हैं। तो अपन अब क्या करें कि अपन h हाइट ना ऊपर आ गए। मान लो अपन क्या करें कि अभी अपन h हाइट जो है ना वो ऊपर आ गए। h हाइट जब अपन ऊपर आ गए तो यहाँ पर फिर वो जी डैश हो जाएगा। यस सर, बात तो ये भी सही है। जब एच हाइट अपन ऊपर आ ही चुके हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? जी डैश, ठीक है। चलो सर, ओके, जी डैश मान लेते हैं। ऊपर गए तो अर्थ के मास पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, अर्थ के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जी एम, दूरी कितनी है सर इसकी? r प्लस एच। तो r प्लस एच का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे कितना है कि gm/r का स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला होता है ना, तो gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो, ठीक है। तो इस बात को याद करना बंद कर दो कि gm बाई रेडियस का स्क्वायर है ना, याद ही करो ऐसे कि g उसके बाद मास ऑफ द प्लैनेट, उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। पक्की बात है? ऐसा पक्की बात है। इसको अब एक काम करते हैं, इसको मानता हूं एज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानता हूं एज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा दिमाग में। अब एक काम करना शुरू करना, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। जैसे हम डिवाइड करेंगे ना फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन को, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, जरा इस बात पर गौर फरमाते हुए चलना। देखो, जैसे अपन डिवाइड करेंगे ना तो यहां पे आ जाएगा सर जी डैश और नीचे आ जाएगा जी, ठीक है। ये आ जाएगा सर जी एम और नीचे आ जाएगा सर ये r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक की बात सही है। फिर अपन ने डिवाइड किया सेकंड इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा सर? r का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सर जी एम, ठीक है। यहां तक का फंडा भी सुप्रीमली क्लियर होगा मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत आप लोग को यहां तक तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो एक काम करो ना यार, जी एम से जी एम को निपटा दो, ठीक है। माफ कीजिएगा, सॉरी। चले, अब उसके बाद यहां पे क्या होने वाला है? जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू, अब सुनो, r का स्क्वायर था उसको रहने दो एज इट इज, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, r प्लस एच इंटू आर प्लस एच। कोई बुरा मानेगा क्या? नहीं सर, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने कर दिया r प्लस एच इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अब देखो भाई, तो यहाँ पे g डैश बाई जी को रखो ऐसे का ऐसा ही, यहाँ पे r के स्क्वायर को भी मत छेड़ना, और यहाँ पे ऐसे करो, r प्लस एच में से एक r कॉमन ले लेना, तो बचेगा 1 प्लस एच ओवर r। सही लगा? यस सर, सही लगा। इस वाले r प्लस एच में से भी एक r कॉमन ले लेना, तो बचेगा 1 प्लस एच ओवर r। सही लगा? यस सर, बात तो ये भी सटीक लगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या होता है भाई साहब, यहाँ मचेगी काटा पीटी, ठीक है। कैसे सर? r इंटू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। तो दोनों ने मिलकर के इसको निपटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पक्का, ठीक है। तो इसके बाद अब मेरी बात सुनना अच्छे से, g डैश ओवर g
जो बचेगा ना, ये बचेगा 1/1 + h/r इंटू 1 + h/r, इसका मतलब 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सर, 1 + h/r का होल स्क्वायर। मैं चाहूंगा, अभी ये नहीं आया फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन आते हैं फाइनल फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, इतना पूरा क्लियर है? यस सर, इतना पूरा क्लियर है। ठीक है, अब तुमको ना मैं बताता हूं कि एक फॉर्मूला पहले ही आ चुका था। कौन सा वाला फॉर्मूला था? ये जो है ना, g'/g इज इक्वल टू r² / r + h का होल स्क्वायर। ये वाला एक फॉर्मूला होता है विच इज वैलिड व्हेन द हाइट इज बेसिकली कंपेरेबल, व्हेन द हाइट इज बेसिकली कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, लेकिन जब कंपेरेबल नहीं होगा तो क्या होगा वो करवाता हूं। यहां तक का फंडा तुमने नोट कर लिया? यस सर, कर लिया नोट। तो नाउ पता है क्या होगा? नाउ अपन जैसे उसको ऊपर लेके आएंगे ना, तो g'/g इज इक्वल टू, नीचे था 1 + h/r का होल स्क्वायर, वो नीचे था। जैसे उसको ऊपर लेकर के आएंगे तो 1 + h/r का पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब मैं आप लोग को ना एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी करवाता हूँ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या थी वो प्रॉपर्टी सर? ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम भी इसको नोट कर लेना। मैं चाहूंगा तुम भी इसको नोट कर लेना, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स का है। ठीक है, अब जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को एक बार लिख रहा हूँ, तो तुमको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है यार। देख, जैसे मान ले x की वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटी है, मान ले कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 से बहुत छोटी है, तो देयरफॉर अगर मैं कोई बोलता है कि 1 + x की पावर n कर ले, कोई बोलता है कि 1 + x की पावर -n कर ले, कोई बोलता है 1 - x की पावर n कर ले, कोई बोलता है 1 - x की पावर -n कर ले। ठीक है, देख क्या होने वाला है। अगर 1 + x की पावर n है ना, तो ये हो जाएगा 1 + nx। ठीक है, ये n जो है ना वो आकर के वेरिएबल में चिपकने वाला है मतलब जो पावर है ना वो आकर के वेरिएबल में चिपकने वाली। कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस का क्या हो जाएगा सर, nx हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा 1 माइनस का nx। ठीक है, यहाँ पे जब -n आकर के चिपकेगा -x के साथ, तो ये बन जाएगा अपने पास में क्या सर, 1 + nx। ये वाला फंडा समझ में आ गया? ठीक है, इसे कहते हैं अपन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जो कि अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। सर कैसे यूज करेंगे? देखो, अब मैं तुमसे ये बोलने वाला हूं कि मान लो इफ हाइट इज नॉट कंपेरेबल। भाई तुम इस बात का ध्यान रखना कि h ले कहां से रहे हो, अर्थ के सेंटर से ले रहे हो क्या? नहीं सर, h जो हम ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं अर्थ के सरफेस से। आप देख पा रहे हैं h जो हम ले रहे हैं ना, ये h, ये h जो हम ले रहे हैं ना वो ले रहे हैं अर्थ के सरफेस से उस कंसर्न्ड हाइट तक की दूरी। ठीक है, तो कोई सेंटर से थोड़ी लिया जा रहा है। ठीक है सर, ओके डन। अब जरा गौर करो यहाँ पे क्या होता है। तो इफ h इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल नहीं है, मतलब छोटा है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल नहीं है, मतलब छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जरा गौर करना। ये केस दरअसल अब इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये दरअसल ऐसा हो जाएगा, g'/g इज इक्वल्स टू, भाई ये जो h की वैल्यू है बहुत छोटी है r से। ठीक है, अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो जो रेशियो आएगा ना वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 से बहुत छोटे चीज को अपन ने ऐड किया है, 1 से बहुत छोटे चीज को अपन ने ऐड किया है। इसको देख लो, 1 से बहुत छोटे चीज को अपन ने ऐड किया है, तो उसकी जो पावर है वो आकर के उसमें चिपक जाती है वेरिएबल में। तो ये जो पावर है वो आके चिपक जाएगी वेरिएबल में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2h/r। ठीक है, तो g'/g इज इक्वल्स टू 1 - 2h/r। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जरा गौर करना अच्छे से भाई। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब h इज बेसिकली नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब h इज नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब सर जब कंपेरेबल होगा तो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा? भाई जरा यहां देखना इस वाले स्टेप को। ठीक है, अगर g'/g को मैं यहां से निकाल लूंगा ना तो क्या बचेगा पता है, r² / r + h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है जब h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं जरा इसको भी नोट कर लेता हूं। नाउ येलो से करते हैं इसको अपन। ठीक है, नाउ अरे 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 now g'/g is equal to r का स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये वाला वैलिड है, वैलिड व्हेन h is comparable to radius of earth। ठीक है, जब हाइट ऑफ
द बॉडी है ना, इट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाली बात सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर वाला क्लियर है, नीचे वाला क्लियर है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि हमको यूज करना पड़ता है इस डेरिवेशन के दौरान। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, ओके सर, डन 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 हो चुके हैं। चलिए, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट में दो फॉर्मूले आ चुके हैं। मैं दोनों फॉर्मूले आपके लिए एक बार लिख देता हूं। पहला वाला सिनेरियो क्या है? व्हेन h is comparable to radius of earth, when h is comparable to radius of earth। पहला वाला सीन क्या है कि जब h is comparable to radius of earth होगा तो उस वाले केस में g डैश बाई g इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला सिनेरियो अभी करवा रहा हूं। दूसरा वाला सिनेरियो क्या होता है कि जब व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल, कुछ लग ही नहीं रहा वो r के सामने। ठीक है, जब हाइट की वैल्यू ना रेडियस ऑफ अर्थ के सामने ना के बराबर है, व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जरा गौर करना। तो g डैश बाई g इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई r। भाई अब बताओ अब बताओ, पूरा फंडा क्लियर है क्या? अब बताओ, अब आ रही है हर एक बात बेहतरीन तरह से समझ में। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जब करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स तब आएगा उसमें मजा। ठीक है, तब ये फॉर्मूले उसमें सटीक तरह से काम आएंगे ना, तब तुम्हें चमकेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? यस सर, ठीक है। अब आते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक है, आप जब गहराइयों में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी वो सब निकालना पड़ेगा। तो शुरू करें। अब जरा ध्यान देना, जब गहराइयों में आ गए तो मैंने क्या कहा था भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज तो मैं यही का ये ड्रॉप कर देता हूं यार। ठीक है, देखो सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालेंगे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी सर, g के बराबर आएगी। ठीक है, और जब अपन यहाँ पे डेप्थ पे निकालेंगे ना तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी सर, g डैश के बराबर। किसके बराबर सर? g डैश के बराबर। ठीक है, तो एक बार जरा इसको देखो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। जब तुम g निकालोगे तो g m बाय r का स्क्वायर। ठीक है, पूरा मास ऑफ अर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन जब तुम g डैश निकालोगे जब तुम डी डेप्थ नीचे आ गए हो, जब तुम डी डेप्थ नीचे आ गए हो तो फिर जब तुम जी डैश निकालोगे ना तो ये पूरा अर्थ का मास थोड़ी मैटर करेगा। तब सिर्फ ये वाला जो स्फीयर है ना अर्थ का, सिर्फ इसी का मास जो है बस वो मैटर करेगा, बाकी और कुछ जमाने भर में से मैटर नहीं करने वाला। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो भाई सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, पहले दिमाग में ये छाप लो, पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। अब उसके बाद डायग्राम छापो और उसके बाद जो स्टेप्स मैंने इनिशिएट किए थे हाइट वाले रिस्पेक्ट में, वही स्टेप्स तुम्हें एक दफा इसके लिए अप्लाई करना है और उसके बाद जी डैश अपॉन जी कर लेना, अपना आंसर आ जाता है। हल्का सा अगर तुम उसमें अटक गए तो तुम वहां अटकोगे, मास ऑफ द अर्थ लेने में अटकोगे यार। ठीक है, टोटल मास ऑफ द अर्थ यहां तक कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये छोटा वाला रेडियस है ना, छोटा वाला स्फीयर है, उसका मास कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको डेंसिटी का फंडा यूज करना पड़ सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हुए चलेंगे कि अर्थ जो है ना वो एक ऐसा स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। ठीक है, एक दफा जल्दी एक बार डायग्राम बनाओ, एक बार सेल्फ ट्राई करें डेरिवेशन का, जल्दी करना प्लीज। चले भाई, बढ़िया, पक्का पूरी कहानी समझ में आ गई थी? ओके सर, डन। ठीक है, अब जरा करते हैं इसका अपन प्रॉपर तरह से डेरिवेशन। हो जाओ शुरू, आ जाओ भाई। देखो, जैसे मान लो पहली बात तो ये अपन मान के चलते हैं कि ये रहेगा अपने पास में, ये मान लिया अपन अर्थ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है जब सरफेस पे अपन चेक करेंगे ना, जब अपन चेक करेंगे ना सरफेस पे, तो सरफेस पर यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ऊपर, है ना।
जब अपन चेक करेंगे यहाँ पे सरफेस पे, तो यहाँ पे रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, ठीक है। यहाँ पे रहेगा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहेगी वो तो एब्सोल्युटली सर g के बराबर रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, g रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अपन जब d डेप्थ नीचे आएंगे तो मसला क्या होगा जरा उस बारे में सोचते हुए चलना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है सर अपने पास, ये तो r के बराबर है, ठीक है। ये तो अपने पास में r के बराबर है। अब अपन d डेप्थ आ चुके हैं नीचे, तो जरा इसको मैं बनाता हूं ऐसे करके, ध्यान देना अच्छे से। डी डेप्थ अपन आ चुके हैं ऐसे करके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है सर, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। तो जैसे अपन डी डेप्थ नीचे आएंगे तो अब ये एक सर्कल बनेगा जो कि आपका मैटर ऑफ कंसर्न होने वाला है, ठीक है। अब अपने पास ये एक सर्कल बनेगा, ये रहा एक सर्कल, ये रहेगा अपना अब मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो मैं जरा इसको अच्छे से कलाकारी भर दूं इसके अंदर अच्छे से एक बार। ये रहेगा अपना मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, यस सर। अब जरा गौर करना अच्छे से, जब इस पे अपन निकालेंगे ना तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g डैश के बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर जो आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सर वो आ जाएगी g डैश के बराबर। तो उसको अपन लिख देते हैं सर g डैश, इसको लिख दिया अपन ने क्या सर g डैश के बराबर, ठीक है। इसका रेडियस पूरा r के बराबर था, d डेप्थ अपन नीचे आ गए, तो अब ये जो सर्कल बचा इसका जो इफेक्टिव रेडियस होगा सर, इसका इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा सर r माइनस डी के बराबर। ये वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पहले अपन इत्मीनान से पहले एक बार g तो निकाल लें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जो वैल्यू होती है सर ये हो जाएगा अपने पास gm ओवर r का स्क्वायर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलते हैं, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, नाउ डेंसिटी इज बेसिकली क्या होगा सर? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ सर? मास इज बेसिकली m, ठीक है सर। व्हाट इज द वॉल्यूम? तो डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या होता है सर? 4/3 होता है पाई आर क्यूब। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, अपन यहीं से ना m निकाल लेते हैं, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहीं से अपन एक बार m निकाल लेते हैं। तो m बेसिकली क्या हो जाएगा? m हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, m हो जाएगा सर 4 पाई आर क्यूब रो, m हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन नीचे आ जाएगा 3। तो देयरफॉर जब अपन g निकालेंगे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? g बाई आर का स्क्वायर था, यस सर, g बाई आर का स्क्वायर था। उसके बाद m था, तो m अपने पास कितना आ गया सर? 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3। भाई कैसा लगा सर? सटीक लगा, एकदम एक तरफा लगा सर, ठीक है। तो अब एक काम करते हुए चलना, तो यहां से जब अपन g निकालेंगे इसको फुल इन टोटल, तो भाई काटा पीटी मचाओ जरा। तो आर क्यूब ने काटा इसको आर स्क्वायर ने, तो अपने पास कितना बचेगा? 4 पाई आर रो जी, 4 पाई आर रो जी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये बन जाएगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे गौर करना, ये तो बनी इसकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं सर यहाँ पे g डैश, ठीक है। तो नाउ जैसे अपन यहाँ पे निकालना शुरू करेंगे g डैश, तो भाई g डैश क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनना अच्छे से, g डैश मतलब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप आ ही चुके हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे निकालेंगे ना g डैश, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G, उसके बाद जो मास ऑफ प्लैनेट कंसर्न्ड है, अगर आप यहां पे थे, मान लो जब आप यहां पे थे, सरफेस के आसपास ही थे, तो इसमें पूरा अर्थ का अट्रैक्शन नीचे की तरफ काम करता है। बोलो हाँ कि ना सर? बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम डी डेप्थ नीचे आ चुके हैं, जब हम डी डेप्थ नीचे आ चुके हैं, तो हमारे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये वाला स्फीयर है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो सही है। अब हमारे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है सर वो रहेगा अपने पास में ये वाला स्फीयर। ये लग रहा है सर बढ़िया, शानदार, जानदार, कोई दिक्कत नहीं है सर, पक्का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी, उसके बाद आप इस छोटे से स्फीयर का मास तो m डैश ले लो उसके बाद क्या करेंगे अपन? डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है? r माइनस डी,
तो सर r माइनस डी का अपने को स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसमें मजेदार चीज क्या है ना कि इसमें अपने को m डैश तो निकालना पड़ेगा पहले। इसमें मजेदार चीज क्या है कि इसमें अपने को पहले निकालना पड़ेगा m डैश। भाई लोग रेडी है? यस सर रेडी है। तो देखो यार, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, हम ऐसा मान लेते हैं कि डेंसिटी वगैरह चेंज थोड़ी हो रही है, अर्थ की डेंसिटी को अपन यूनिफॉर्म मान के चलते हैं तो मजा आएगा। तो अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें क्या मिलेगा? अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें मिलेगा सर ये मास क्या होता है सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी अपन ले लेते हैं रो के बराबर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई। उसके बाद यहां पे करना पड़ेगा अपने को पूरे इफेक्टिव रेडियस का क्यूब, ठीक है। दैट इज बेसिकली r माइनस डी। तो अपन कर देंगे r माइनस डी का क्यूब। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो सही है, ठीक है भाई। ये जो इतनी खूबसूरत सी चीज मिली है अभी हमें m डैश, इसको हम कहां भरने वाले हैं सर? इसको हम भरने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर बनाऊंगा मैं इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलना। तो g डैश इज इक्वल्स टू जी अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर था, जी अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर था। और उसके बगल में क्या आ गया था सर? एम डैश आ चुका था। एम डैश कितना है? 4 पाई रो, 4 पाई रो बाई 3, 4 पाई वही था ना, 4 पाई रो बाई 3। उसके बाद सर यहाँ पे आएगा आर माइनस डी का क्यूब। यहां तक का फंडा समझ में आ गया? यस सर, सुप्रीमली समझ में आ गया। अब एक काम करो भाई साहब, यहां से मचाओ काटा पीटी। तो आर माइनस डी के स्क्वायर ने इसको काटा तो बस आर माइनस डी बचेगा। सर ये वाला फंडा क्लियर है? सर सुप्रीमली क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। तो नाउ जी डैश इज इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास में? 4 पाई रो जी बाई 3, और यहां पे आ जाएगा सर r माइनस डी, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा सर? r माइनस डी आ जाएगा। चले सर, बढ़िया है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो ये अपने पास बन गई थी फर्स्ट इक्वेशन, और अब जो बन करके आ रही है ना, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में खेल करेंगे अपन, बस काम खत्म हो जाएगा। भाई इतने आराम से बताया तुमको, इतने आराम से बताया है कि जी कैसे निकला है और जी डैश कैसे निकला है। जी वाला फंडा समझ में आ गया, जी डैश वाला फंडा समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने हाइट वाले केस में करा था, दो खूबसूरत सी इक्वेशंस निकाली, उसको डिवाइड कर दिया था, बस वही काम यहाँ पे करना है। इक्वेशन निकल चुकी है दो, दोनों को कर दो पकड़ के डिवाइड, ठीक है। तो जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे, नाउ फोकस करना, नाउ डिवाइड करना पड़ेगा। जी सर कर देंगे। किसको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? तो सर डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से। हमारा मेन अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको जी डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नाउ डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो हमें क्या चीज मिलने वाली है? चलो भैया शुरू करें पूरी कहानी। तो जी डैश ओवर जी इज इक्वल्स टू, यहां पे अपने पास में क्या बच जाएगा? तो 4 पाई रो जी बाई 3 आर माइनस डी, 4 पाई रो जी बाई 3 आर माइनस डी। तो 4 पाई रो जी बाई 3 आर माइनस डी, ठीक है। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे इससे, तो बेसिकली 3 ऊपर आएगा, 4 पाई आर रो जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 4 पाई आर रो और जी, ठीक है। अब जरा यहां पर मचाओ काटा पीटी, ठीक है। तो 4 पाई आर रो, 4 पाई, अच्छा ये 4 पाई रो से 4 पाई रो तो निपट ही जाएगा, ठीक है। जी से जी निपट जाएगा। अब जो बचा बस लिख ले इसको, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू, भाई साहब कितना बचेगा? 3 से 3 भी जो है वो निपट चुका है, 3 से 3 भी जो है वो निपट चुका है। तो क्या बचेगा सर अपने पास में? आर माइनस डी अपॉन आर बचेगा। तो देयरफॉर जी डैश ओवर जी जो आएगा ना अपने पास, वो आएगा सर आर बाई आर माइनस क्या हो जाएगा सर? डी बाई आर। तो आर बाई आर क्या होता है? 1 होता है। तो देयरफॉर जी डैश ओवर जी जो आएगा अपने पास में, वो आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। क्या आ जाएगा सर? 1 माइनस डी बाई आर। जी डैश बाई जी आ जाएगा अपने पास में क्या? 1 माइनस डी बाई आर। डन डना डन डन हो चुका है पूरी कहानी, ठीक है। आया समझ? पक्की बात है। तो हाइट वाले केस में दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है।
पहला फॉर्मूला बनता है व्हेन हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, जो मैं लिखवा चुका था, स्क्रीनशॉट भी दिलवा चुका था। दूसरा फॉर्मूला बनता है व्हेन हाइट इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। वो दोनों फॉर्मूले पूरे क्लियर ना सर? पूरे क्लियर है। उसके बाद डेप्थ वाले केस में एक ही फॉर्मूला बनता है, जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, और मैं इसमें लिख देता हूं कि डी इज द डेप्थ ऑफ जो भी कंसर्न्ड पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो डी इज द डेप्थ ऑफ कंसर्न्ड पॉइंट, D is the depth of the concerned point from the surface of the earth, earth के surface से, ठीक है। तो from the surface of the earth, D is the depth of the concerned point from the surface of the earth। मेरे ख्याल से ये खूबसूरत सी बात आपके दिमाग में बहुत ही शानदार तरह से बैठ गई होगी। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना बेटा यहाँ से करना स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से करना। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये अपने पास पूरी कहानी थी। और ये अभी अगर अपन, ये अपने पास प्लैनेट था, मेन प्लैनेट, ठीक है। फिर अपन डेप्थ में चले गए तो वो अलग बात है, प्लैनेट। फिर अपन डेप्थ पे चले गए थे, वो अलग बात है, ठीक है। दिस इज द कंसर्न पॉइंट P, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि P इज द पॉइंट एट डेप्थ, P इज द पॉइंट एट डेप्थ। जब D डेप्थ पे अपन चले गए तो पॉइंट जो था वो P के बराबर था। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। क्या बात है, शानदार एक तरफा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये हाइट वाला हो गया, डेप्थ वाला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यस सर पूरा फंडा क्लियर है। तो जी डैश ओवर जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। डी आर जी डैश जी सब क्लियर है, ठीक है। चले सर, ओके। अब जरा देखें क्या है इसमें आगे। फाइंड द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट एट अ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। भाई इसका मतलब क्या है, कितनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही हो जाएगी जितने की 200 किलोमीटर के डेप्थ पे थी, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सही वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होता है। जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने माना अर्थ, ठीक है। अब जब अपन इसके सरफेस पे निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये तो आ जाएगी सर जी के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे अपन सरफेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे अपन सरफेस के ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहने वाली है क्या? नहीं सर, सेम तो नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो वो तो हो जाएगी फिर जी डैश, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूं कि जी डैश बेसिकली डिक्रीजेस। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जी डैश बेसिकली डिक्रीजेस। इसका मतलब जी डैश की वैल्यू जी से जो है वो छोटी ही रहने वाली है। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा देखना एक और बड़ी प्यारी सी बात कि अगर आप ना नीचे की तरफ आते हो, मान लो अपन कहां पे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो भाई नीचे की तरफ आओगे ना तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या सेम रहेगी? नहीं सर, सेम तो नहीं रहेगी। तो यहां पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है दिस ऑल्सो डिक्रीजेज ओनली, ठीक है। ऊपर भी डिक्रीज ही होती है और नीचे भी क्या है, डिक्रीज ही होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बढ़िया। सरफेस पे कितनी है सर? इसमें वैसे तो होती है सर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आप इसको ना अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? फिर वो क्या बोलते हैं 9.6 हो जाएगी, फिर 9.5 हो जाएगी, फिर 9.4 हो जाएगी, कम होती जाएगी। नीचे आएंगे तब भी सेम चीज होगा कि नीचे आएंगे तो 9.7 हो गई, 9.6 हो गई, 9.5 हो गई, 9.4 हो गई। अब जितने हाइट पे 9.5 आई थी उतने ही डेप्थ पे 9.5 तो नहीं आती है सॉरी, बिकॉज ऊपर जाने में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, डेप्थ में आने का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस तो होगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 9.5 भी हो जाएगी। जब नीचे आओगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस तो होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब 9.5 भी हो जाएगी। लेकिन जितने हाइट पर 9.5 हुई थी ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, उतने ही डेप्थ पर तो नहीं होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.5। तो कितने डेप्थ पर होगी, कितने हाइट पर होगी, वो सब निकालना पड़ता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि एकदम यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 किलोमीटर ऊपर गए
तो अपनी ग्रेविटी की वैल्यू हो गई है 9.3। अब 100 किलोमीटर डेप्थ में ही उतनी होगी ना, ना ना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया। ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस, ठीक है, एज वी गो अप और डाउन। तो therefore acceleration due to gravity is maximum at the surface of the planet, ठीक है। acceleration due to gravity is maximum at the surface of the planet only, it is maximum at the surface of the planet only। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से, खूबसूरत तरह से बैठ गया? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से दिमाग में बैठ गया। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। ओके, डन 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 हो चुका है। चले आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब आते हैं इस वाले खूबसूरत से क्वेश्चन के ऊपर। तो फाइंड द हाइट, पहली बात तो हाइट निकालना है। क्या निकालना है सर? हाइट निकालना है, ठीक है। तो कर ले इसको जरा पर अंडरलाइन। फाइंड द हाइट at which the value of acceleration due to gravity is same, पहली बात तो सेम है, at a depth of 200 किलोमीटर। at a depth of कितना है सर? 200 किलोमीटर है from the surface of earth, taking the value of acceleration due to gravity at as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जितनी 200 किलोमीटर डेप्थ पे है उतनी ही वैल्यू कितने हाइट पे आएगी, ठीक है। चलो ये लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या इसका जो रेडियस है ना सर, वो है 6400 किलोमीटर। हालांकि सवाल में कहा गया है कि आपको तो बस 200 किलोमीटर जाना है डेप्थ में। चले जाओ भाई 200 किलोमीटर डेप्थ में, चले जाओ 200 किलोमीटर डेप्थ में। तो डेप्थ आ गया है सर 200 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, अपन को अब यहाँ से उठना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितने हाइट पर इतनी वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है, ठीक है। कितने हाइट पर ये वाली वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है। तो हाइट के लिए अपन एक काम करते हैं, कितने हाइट पर ये वाली वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा h, ठीक है। तो सरफेस से ही सब कुछ मेजरमेंट शुरू होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ डेप्थ गए, यहाँ पे अपन जाएंगे हाइट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हाइट की ही तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, ठीक है। और यहाँ जब अपन डेप्थ में आएंगे ना, जब अपन गहराइयों में कूदेंगे, जब अपन कहाँ कूदेंगे सर? गहराइयों में कूदेंगे। ध्यान देना अच्छे से, जब हम सर गहराइयों में कूदेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो आएगी सर एट डेप्थ, ठीक है। लिखें इसको अच्छे से, यस सर। तो ये है जी डैश एट डेप्थ, ठीक है। तो जी डैश एच का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। भाई साहब ये लिखने के तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जिस तरह से हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं ना अपना, वो तरीके हमें भी समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस सवाल का सोल्यूशन जब कोई देखेगा ना तो उसको भी समझाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइंस्टाइन कुछ भी लिख दोगे तो फिर जमेगा नहीं, ना तुम समझ पाओगे ना कोई और कॉपी चेक करने वाले समझ पाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये जी डैश एच हो गया। अब जब अपन डेप्थ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको अपन ने लिख दिया है जी डैश डी। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज अगेन the value of acceleration due to gravity but at a depth of d, but at a depth of d from the surface of earth। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अब देख क्या होता है, तो acceleration due to gravity at height is equals to acceleration due to gravity at depth, ठीक है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला वाइज क्या होता है, g dash is equals to g 1 minus 2h by r। फॉर्मूला समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और डेप्थ वाले में क्या होता है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। और याद रखना इस फॉर्मूले में जो जी आता है ना, वो आता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली एट द सरफेस ओनली, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली एट द सरफेस ओनली, ठीक है। तो ये वाला जी और ये वाला जी जाएगा निपट, बोलो हाँ जी। अब उसके बाद क्या बचेगा सर, 1 माइनस 2h ओवर आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी ओवर आर। बात तो सर ये भी सही है, 1 से 1 भी निपट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में, माइनस का 2h ओवर आर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास में, माइनस का डी ओवर आर। सर बात तो ये भी शानदार है, ठीक है। अब जरा गौर करें,
माइनस से माइनस जो है वो जाएगा निपट, ठीक है। उसके बाद R से R जो है सर ये भी जाएगा निपट। तो H बस अपने को निकालना है। अब जरा इस बात पे अच्छे से गौर करना। तो 2H इज इक्वल्स टू जरूर D के बराबर हो जाएगा। तो H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, D/2। और D कितना अपने पास में सर, D है अपने पास में 200 किलोमीटर अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा सर ये सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर के बराबर। तो देयरफॉर H जो है ना, H आज देयरफॉर अपने पास जो H है ना वो H आ जाएगा अपने पास में कितना सर, 100 किलोमीटर, ठीक है। अपने पास में जो H है ना सर, H कितना आ जाएगा अपने पास, H आ जाएगा सर 100 किलोमीटर के बराबर। इतनी शानदार सी बात क्या आप लोग को समझ में आ गई? जल्दी बताएं, क्या इतनी शानदार सी बात आप लोग को समझ में आ गई है? सर बेहतरीन तरह से आ गई है समझ में, ठीक है। बेहतरीन 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 तरह से आ गई है समझ में, ठीक है। तो जल्दी से अब बस इतना हो गया अपना डन। और क्या हाइट निकालनी थी कि कितने हाइट पर, मतलब क्या होता है 100 किलोमीटर की हाइट पर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जो कि 200 किलोमीटर के डेप्थ पे आती है। आ गया समझ? ये सवाल के अनुसार अपन चल रहे थे। तो ये जो मैंने लिखा ना कि ये G' H वाला और G' D वाला बराबर है, दिस वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। दिस वॉज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन इन अकॉर्डेंस विथ द क्वेश्चन, सवाल के अनुसार हम चल रहे थे, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा आप इस खूबसूरत सी चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3, 2, 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, उम्दा, ठीक है। तो सवाल पूरा क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से, आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और ये था आपका लेक्चर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी हाइट के रिस्पेक्ट में और डेप्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको हर एक चीज शानदार तरह से समझ में आ गई होगी और लग रहा होगा कि हाँ सर, ग्रेविटेशन चैप्टर का जिस पार्ट को लोग बहुत टफ कहा करते थे अब वो उतना टफ लग नहीं रहा है, ईजी तो था। अगर आप लोग को ऐसी फीलिंग आ रही है ना, इसका मतलब वीडियो ने आपकी हेल्प करी। और अगर इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है तो आप जानते हैं कि क्या बनता है सर। बनता यह है कि पहले वीडियो को लाइक किया जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को फैलाया जाएगा अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दिया जाना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग रोज कमेंट चेक करते हैं। अगर लगता है कि फीडबैक जेन्युइन है तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।